प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीकेटी क्लासेस के अंदर। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को आगे करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने 1.2 एक्सरसाइज के पहले 2 सम कंप्लीट कर लिए थे। आज हम थर्ड सम से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए थर्ड सम के अंदर क्या रहा गया है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। यानी आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जो भी आपको संख्याएं दी गई है निकाल, और आपको किसको अप्लाई करना है, यानी कि किसका यूज करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि प्राइम का मतलब आपने पहली वीडियो में पढ़ा था, मतलब क्या होता है, अभाज्य। फैक्टराइजेशन गुणनखंड, और अगर मेथड की बात करें तो विधि। तो यानी कि आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। पिछली वीडियो में हमने देखा था, उसके अंदर 2 संख्याएं थी जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला। लेकिन इस सम के अंदर हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। वही मेथड यूज करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर आपके पास 3 संख्याएं दी गई हैं, 12 है, 15 और 21। तो सबसे पहले देखिए, आप 12 को फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद 15 को फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद इसको फैक्टराइज करेंगे 21 यानी कि 21। तो देखिए सबसे पहले हम 12 को फैक्टराइज करें तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे एक इवन नंबर है। तो अगर 12 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 6 यानी कि 6। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 है। फिर 2 से डिवाइड होगा, अगर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3। फिर 3 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब 3 को किससे डिवाइड कर सकेंगे, 3 से। 3 होता है 3। 12 के आपके पास जो फैक्टराइजेशन बन गए हैं, यानी कि जो गुणनखंड आपके हुए हैं वो कौन कौन से हैं, 2 × 2 × 3 और मल्टीप्लाई 1। लेकिन आपको 1 इसके अंदर नहीं लिखना है। उसके बाद 15 को देखिए 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको किससे डिवाइड करेंगे हम, 3 से। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 15 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। ठीक है। और 5 को किससे डिवाइड कर सकेंगे, 5 से। तो 5 एकदम 5 यानी कि 5 हो जाए 5। 15 के जो हमारे पास फैक्टर बने हैं वो कितने हैं, 3 × 5 यानी कि 3 गुना में 5। एक आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद 21 को अगर आप फैक्टराइज करें तो जो 21 है वो सबसे पहले किससे डिवाइड हुआ, 2 से डिवाइड नहीं कर सकेंगे। अगर 3 से चेक करें तो 2 + 1 3, जो सम है वो कितना है इनका, 3 है, यानी कि इनका जो जोड़ है वो कितना है, 3 है। और जो 3 है 3 से भाग हो रहा है, तो इसलिए 21 को हम 3 से भाग कर सकते हैं। तो 21 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, भाग करें, तो 3 × 7 = 21। ठीक है। और 7 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, उसको हम किससे डिवाइड कर सकेंगे, केवल 7 से ही, यानी कि खुद से। तो कितना आएगा, 1। अब हम लिख सकते हैं 21 = 3 × 7। ठीक है। तो देखिए हमने क्या कर लिया है, तीनों संख्याओं को गुणनखंड के अंदर हमने लिख लिया। और जो गुणनखंड है इसके वो कौन से हैं, अभाज्य गुणनखंड। आप देख सकते हैं जो सभी संख्याएं हैं ये क्या है, अभाज्य संख्याएं। तो देखिए सबसे पहले हम इसका क्या निकालें, एलसीएम या एचसीएफ से एक चीज निकालें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि जो इन तीनों संख्याओं के अंदर जो कॉमन फैक्टर है वही इनका क्या होगा, एचसीएफ होगा। देखिए 3 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी। तो हम कह सकते हैं जो 3 है वो इन तीनों के अंदर कॉमन है। तो जो कॉमन है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा कितना हुआ, 3। ठीक है। और इसके अंदर कोई भी तीनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए हमारा जो एलसीएम होगा कितना होगा, 3 होगा, यानी कि 3 होगा। अगर बात करें किसकी, एलसीएम की, किसकी बात करें, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो इन तीनों संख्याओं के अंदर जो कॉमन गुणनखंड है, यानी कि जो तीनों के अंदर कॉमन था वो आपने एक बार लिख लेना। जो तीनों के अंदर जो कॉमन जो फैक्टर था, यानी कि जो गुणनखंड था वो कौन सा था, ये 3 था। आपने वो 3 पहले लिख लिया। उसके बाद इन तीनों के अंदर जो भी डिजिट, जो भी संख्याएं बची हैं, आपने वो इसके मल्टीपल में यानी कि गुणा में लिख देंगे।
जो कॉमन था आपने वो एक बार लिख लेना है, जो भी अन्य संख्याएं इनके अंदर बची हैं वो सभी इसके गुणा में लिखेंगे। कौन कौन सी बची है, ये 1 2 है, ये 1 2 है, इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, गुणा में लिखेंगे। इसके अंदर कितना है 5 है और इसके अंदर कितना है 7 है। ठीक है, अगर देखें तो ये जो जितनी भी संख्याएं हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं 3 पहले है, 2 उसके बाद में, ठीक है, फिर 2 उसके बाद में, फिर 5 है, फिर 7। आप इनको क्रम अनुसार भी लिख सकते हैं, जैसे पहले आप 2 लिखें, फिर ये 2 लिखें, फिर 3 लिखें, फिर 5 लिखें, फिर कितना लिखें 7 लिखें। अब क्या कर देना है, इन सभी संख्याओं की आपने क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करनी है। जो भी इनकी गुणा होगी वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। देखिए 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 4, और 4 की 3 के साथ गुणा करेंगे 12, और 12 की 5 से साथ गुणा करेंगे तो 12 बने 60, और 60 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे यहाँ पर 7 से, तो ये कितना होगा 420 यानी कि 420। ठीक है, ये हमारा क्या है एलसीएम है 12, 15 और 21। देखिए एक पार्ट हमने इसका कर लिया है, एक पार्ट और हम कर रहे हैं, हम सेकंड पार्ट और कर रहे हैं, लेकिन जो थर्ड पार्ट है वो आप खुद ही ट्राई करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर क्या कहा गया है, देखिए सेकंड पार्ट में आपके पास संख्याएं हैं 17, 23 एंड 20। तो सबसे पहले आप देखिए 17 को फैक्टराइज करेंगे यानी कि गुणनखंड करेंगे। तो जो 17 है वो आप देख सकते हैं एक अभाज्य संख्या है, यानी कि एक प्राइम नंबर है। क्यों है, क्योंकि जो 17 है वो किसी और संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा, यह या तो केवल 1 से डिवाइड होगा या केवल खुद से डिवाइड होगा। तो 17 को हम किस प्रकार से फैक्टराइज कर सकते हैं, 17 को केवल किससे डिवाइड कर सकते हैं 17 से। सेम इसी प्रकार से अगर बात करें 23 की बात करें, 23 भी एक अभाज्य संख्या है क्योंकि यह अन्य संख्याओं से डिवाइड नहीं हो रही, तो यह संख्या केवल किससे डिवाइड होगी, स्वयं से यानी कि खुद से। इसी प्रकार 29 ये भी एक अभाज्य संख्या है, किसी अन्य के टेबल में नहीं आती है, पहाड़े में नहीं आती है, तो इसीलिए 29 भी केवल किससे डिवाइड होगा, 29 से ही डिवाइड होगा। तो हमने जो 17, 23 और 29 था इसके क्या कर दिए, फैक्टराइज कर दिए हैं। तो फैक्टराइज हम लिख सकते हैं 17 के जो फैक्टर है हमारे पास वो कितने हैं 17 × 1। अगर बात करें 23 की तो इसके जो फैक्टराइज वो कितने हैं 23 मल्टीप्लाई 1, और जो 29 के जो फैक्टर है वो कितने हैं 29 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अगर बात करें HCF की बात करें हम HCF की, इन तीनों संख्याओं के अंदर जो कॉमन है वही हमारा क्या है HCF। इन तीनों के अंदर क्या कॉमन है, सिर्फ एक कॉमन, तो HCF हमारा कितना होगा 1 कॉमन। अगर बात करें किसकी LCM, तो LCM देखिए किस प्रकार निकालते हैं, जो इन तीनों के अंदर कॉमन है वो आपने एक बार लिख लेना। तीनों के अंदर कॉमन क्या है, एक क्या है, एक, वो हमने लिख लिया है। जो कॉमन है वो एक बार लिखना है, जो भी अन्य संख्याएं बची हैं तीनों संख्याओं के अंदर उनको इसके साथ गुणा में आपने लिख दिया। तो कितना बचा है इसके अंदर, तो 17 बचा है, इसके अंदर 23 है और इसके अंदर कितना है 29। अब आपको क्या करना है, इन चारों संख्याओं की क्या करनी है मल्टीप्लाई। एक की 17 के साथ गुणा करेंगे तो 17 ही आएगा, 17 की के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 17 होगा, और फिर 17 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है आपको 23 के। तो 17 की मल्टीप्लाई अगर हम 23 के साथ करें तो जो 3 7 जो है 1 होगा यहाँ पर कैरी, 21 था और ये होगा मल्टीप्लाई 17 टू द 4। ठीक है, 1 9 एंड 3, 1 5 और 9 और, ठीक है, इनकी हमने मल्टीप्लाई कर दी है। उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है 29 के साथ। तो देखिए 9 × 9 की 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होगा, 8 हमारे पास कैरी होगा खास से। तो 9 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करें 27, और 27 के अंदर अगर 8 ऐड करेंगे तो 35। उसके बाद 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, 9 की 2 के साथ
18, 3 की 2 के साथ 6 और 1 जो कैरी था, ठीक है, 9, 3, 3 और 11, यानी कि आप इसका जो एलसीएम हम लिख सकते हैं 9331 और यानी कि 11,339, ये हमारा क्या है एलसीएम। ठीक है, 2 पार्ट हम इसके कर लिए हैं, जो थर्ड पार्ट है वो आप खुद करेंगे, डू यूर सेल्फ। ठीक है, देखिए फोर्थ सम क्या कहा गया है इसके अंदर, गिवन दैट HCF हो 306 and 657 is equal to 9, find LCM 306 and 655, यानी कि आपको क्या करना है, 306 और 657 का जो आपको HCF दिया गया है, जो HCF दिया गया है वो कितना आपको 9 दिया गया है, 9 दिया गया है, आपको इन्हीं संख्याओं का क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो देखिए इसके अंदर हम वैसे तो प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि कर सकते हैं, लेकिन वो इसके अंदर थोड़ा हल लेंथी हो जाएगा, यानी कि बड़ा बन जाएगा, आसान है कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमने जो सेकंड सम किया था उसके अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई जो एलसीएम है अगर उसकी मल्टीप्लाई हम HCF के साथ कर दें, अगर एलसीएम की मल्टीप्लाई HCF के साथ कर दे तो वो किसके इक्वल होता था, वो होता था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, हमने वेरिफिकेशन भी की थी जो सेकंड सम था उसके अंदर कि भाई जो एलसीएम की HCF की जो मल्टीप्लाई है, जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होती है, जो 2 संख्याएं आपको दी गई उनकी प्रोडक्ट के इक्वल होती है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू, जो 2 नंबर आपको दिए गए हैं आप उनको लिख सकते हो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक है, या फिर हिंदी में लिखे तो एलसीएम गुना HCF बराबर किसकी, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या लिख सकते हैं। यहाँ पर पहली संख्या कौन सी है, 306, ये आपका फर्स्ट नंबर है, और जो 657 है वो आपका कौन सा नंबर है, सेकंड नंबर, क्योंकि इन्हीं दोनों का HCF तो दिया गया आपको नहीं, और इन्हीं दोनों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम आपको निकालना। तो देखिए हम लिख सकते हैं एलसीएम हमारे पास नहीं है, ये हमें निकालना है, ये हम ऐसे का ऐसे लिखेंगे। HCF आपको दिया गया है, कितना दिया गया है आपको HCF, 9 दिया गया है। जो फर्स्ट नंबर यानी कि जो पहली संख्या है वो आपके पास कितनी है, 306 है, और जो सेकंड नंबर यानी कि जो दूसरी संख्या आपके पास वो कितनी है, 657। ठीक है, आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना। अगर देखें एलसीएम के साथ में जो 9 है वो मल्टीप्लाई में है, आपको एलसीएम अगर चाहिए है, ये जो 9 है इसके साथ मल्टीप्लाई में, हम इसको उस साइड लेकर जाएंगे, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में वहाँ पर लेकर जाएंगे तो किस चीज में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो हम 306 मल्टीप्लाई 657 को हम 9 से क्या करेंगे, डिवाइड, क्योंकि ये 9 मल्टीप्लाई में था, वहाँ पर अगर लेकर जाएंगे तो कहाँ हो जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं आप, ये अगर 9 से डिवाइड हो सकता है तो 9 से डिवाइड कर सकते हैं, अगर ये 9 से डिवाइड हो सकता है इसको भी 9 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों में से आपको एक को 9 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए ये जो संख्या है इनके डिजिट का अगर आप सम करें यानी कि अंकों का योग करें तो 6 + 0 6 और प्लस में कितना होगा, 3, यानी कि कितना हो जाएगा, अंकों का योग 9 हो जाएगा। अब आपने पढ़ा था अगर 9 से डिविजिबिलिटी का यानी कि भाग का आपको रूल देखना, तो क्या करना है, सभी अंकों को आप प्लस करेंगे। यदि अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड हो गया तो वह संख्या 9 से क्या होगी, डिवाइड होगी। इन सभी का जोड़ था 9 और ये 9 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हम 306 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर बात करें 657 की, अगर इसकी अंकों को प्लस करें 6 और 5 11, 11 + 7 कितना हुआ, 18, यानी कि 18, हम 18 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए यह संख्या भी 9 से डिवाइड हो रही है, ये भी, वो आपकी मर्जी है, आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, वो इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, इसको डिवाइड करेंगे, इसको जो भी चीज़ हम 657 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 से भाग कर रहे हैं, तो देखिए 2 की टेबल कहाँ तक पढ़नी पड़ेगी, हमें 7 तक। ठीक है, 9 7 63 यानी कि 9 7 63, यहाँ 65 या 63 को माइनस करेंगे कितना बचेगा आपके पास, 2, और उतारेंगे कितना, 7, यहाँ पर हो जाएगा 27 यानी कि 27, और 27 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 3। ठीक है, यानी कि 9 30 है। तो
ठीक है। बचा आपके पास कितना 306 और गुना में कितना बचा आपके पास 73। तो आपको क्या करना है 306 की मल्टीप्लाई 73 के साथ आपको करनी है। तो अगर 306 की मल्टीप्लाई 73 के साथ यानी कि 73 के साथ करें तो ये कितना होगा 18 3, ठीक है भाई। 3 की टेबल आप कहाँ तक पढ़ेंगे 6 तक, 18 होगा। एक आपके पास कैरी होगा, 3 की जो मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0 होगा और 0 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो 1 होगा। और 3 की टेबल 3 तक 9 मल्टीप्लाई 7 की जो टेबल है कहाँ तक पढ़नी पड़ेगी आपको 6 तक, यानी कि 7 का पहाड़ा 6 तक 42 यानी कि 42 होगा। 4 आपके पास कैरी होगा। 7 की जो मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 होगा और उसके अंदर 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा 4। और 7 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। ये यहाँ पर 8 3, यहाँ पर भी 3 कैरी 1, ये 2 ये 2 यानी कि 22,338 यानी कि आपके पास जो एलसीएम है 306 और 657 का वो कितना है 22,338। ये जो सम है ये इम्पोर्टेंट सम है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से करें, ठीक है। तो देखिए इसका जो फिफ्थ सम उसके अंदर क्या कहा गया है। देखिए स्टूडेंट्स जो फिफ्थ सम है उसके अंदर क्या कहा गया है, चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। यानी कि आपको क्या शो करना है, अगर आप 6 की पावर कुछ भी लें तो क्या वो कभी खत्म हो सकता है, यानी कि एंड हो सकता है कहाँ के साथ, कहाँ पर 0 पर, और जहाँ पर n क्या है कोई नेचुरल नंबर है। तो देखिए आपको 6 की पावर n लेकर ये बताना है क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं जो इसके लास्ट में कितना है 0 है। तो देखिए अगर किसी भी संख्या की आप पावर कुछ भी करें और पावर करने के बाद यानी कि डिग्री करने के बाद सत्ती करने के बाद अगर आपको लास्ट वाला डिजिट अगर आपको 0 चाहिए तो 0 कब आ सकता है, जब उस संख्या के यानी कि उस नंबर के जो लास्ट वाला डिजिट यानी कि जो इकाई वाला है वो भी कितना हो 0। जैसे बात करें हम बात करें किसकी 10 की बात करें, जो इसका लास्ट वाला डिजिट है वो 0 है। अगर अब आप इसकी पावर कुछ भी करें जैसे 1 2 3 जो भी आपका दिखे अगर वो रखे तो ओबीवियसली इसका जो लास्ट वाला डिजिट है वो क्या होगा 0 होगा। आगे कुछ भी आए लेकिन हमें जो लास्ट वाला डिजिट है यानी कि जो एंड वाला डिजिट है वो कितना चाहिए आपको 0 चाहिए। अगर आप बात करें 50 की बात करें, इसकी बात करें आप 50 की, आप इसकी भी पावर कुछ भी लें इसका भी डिजिट कितना होगा 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इसका जो संख्या का जो इकाई का जो इसका यूनिट प्लेस है वो कितना है 0 है। अगर फर्दर आगे बात करें तो हम 10 के अगर फैक्टराइज करें तो हम इसे लिखते हैं 2 × 5 और इसकी कुछ भी पावर हम 10 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर 50 को हम लिखें तो 5 × 5 मल्टीप्लाई यानी कि 5 गुना 5 और गुना 2 5 25 और 25 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 50 होगा। आप कुछ भी पावर लें ये भी किस पे खत्म होगा 0 पर खत्म होगा। अगर आप देखें इसके पीछे 0 है तो इसके अंदर जो डिजिट है जो फैक्टर है यानी कि जो गुणनखंड है वो 2 और 5 है। 50 की बात करें इसके अंदर पिछले वाला डिजिट कितना है 0 है। इसके फैक्टर की बात करें तो 5 गुना 5 गुना 2 यानी कि 5 और 2 इसके अंदर भी आपके पास। अगर और भी कोई डिजिट आप ले और जिसके पीछे क्या हो 0 आपको पता है वो 0 पर खत्म हो सकता है, एंड हो सकता है 0 पर, और वो एंड होगा तो उसके जो फैक्टर हैं जो गुणनखंड है वो कितने होंगे 2 और 5 तो उसके अंदर पक्के हैं। ठीक, अगर आप बात करें 30 की भी बात आप कर सकते हैं, 30 की भी बात कर सकते हैं। जैसे हम 30 को लिखें 10 × 3 लिख सकते हैं और 10 को फिर आप आगे लिख सकते हैं 2 × 5 × 3 पावर n। देखना इसके अंदर भी 2 मल्टीप्लाई कितना है 5 है, 2 × 5 है और 3 जो 30 था उसके अंदर 0 था। अगर आप इसका कुछ भी पावर करें n की जगह पर 1 2 3 जो लिखें आप तो ये इसके साथ खत्म होगा 0 के साथ खत्म होगा। इसके अंदर भी फैक्टर 2 और 5 था, इसके अंदर भी फैक्टर 2 और 5 था और जो 30 आपने किया उसके अंदर भी 2 और 5 था। यानी कि अगर किसी संख्या को आपको 0 पर खत्म करना है यानी कि पावर लेने के बाद तो उसके अंदर लास्ट वाला जो डिजिट है वो कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर आप 0 के अलावा पीछे वाला यानी कि जो लास्ट वाला डिजिट है यूनिट जो डिजिट है अगर कुछ भी नहीं
तो कभी भी 0 पर खत्म नहीं हो सकता। आप इसका खुद एग्जाम्पल लेकर भी इसका कर सकते हैं। तो देखिए अब हम 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर n, यानी कि आप क्या कर सकते हैं 6 की पावर n को लिख सकते हैं 2 × 3 और जो इसकी पावर वो कितना है n है। अगर आप देखें इसके अंदर जो फैक्टर है वह 2 और 3 है, 2 और कितना है 3 है। यहाँ पर फैक्टर के अंदर आपके पास 5 नहीं है और हमने यहाँ पर देखा है अगर हमें डिजिट 0 के साथ एंड करना है तो उसके अंदर 2 फैक्टर होने बहुत ज़रूरी है। और 2 फैक्टर कौन से हैं 2 और 5। अगर इसके अंदर बात करें आप 2 और 5 इसके अंदर नहीं है, केवल इसके अंदर 2 है 5 नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं यह संख्या यानी कि जो 6 की पावर n है वो कभी भी 0 पर खत्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, हमने देख लिया यहाँ पर 5 नहीं है और जिसके अंदर 2 और 5 एक गुणनखंड होगा फैक्टर होगा तो उस संख्या के एंड वाला जो डिजिट है वो क्या होगा 0। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6 की पावर जो n है 2 × 3 और जो उसकी पावर वो क्या है n है। देखिए अब हम कह सकते हैं 6⁻n लिख सकते हैं कैन नोट बी एंड विद द डिजिट 0। रीजन भी देख सकते हैं बिकॉज 6 has no factor of 5 and 2 both। ठीक है, तो इसका ये क्या है रीजन है वो जो 6 की पावर n है वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसके जो फैक्टर हैं उसके अंदर 2 और 5 दोनों होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर इसके अंदर 2 और 5 दोनों नहीं हैं तो इसलिए 0 पर खत्म नहीं हो सकता। हिंदी में अगर आप इसे लिखना चाहें तो ये आपको सेम लिखना है और यहाँ पर आप लिख सकते हैं n है वो क्या है एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर यानी कि आप नेचुरल नंबर को प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं। प्राकृत संख्या जो प्राकृत संख्या वो 1 से स्टार्ट होती है। देखिए जो 6 की पावर n है वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता क्योंकि 6 के यानी कि 6 के 5 और 2 दोनों गुणनखंड नहीं है। तो ये हमारा क्या था, हमारे पास ये कौन सा सम था 4। और फिफ्थ सम था जो हमारी इस एक्सरसाइज जो पहले वाले जो एग्जाम्पल हैं उसके अंदर आपको 4 की पावर n दिया गया है। 4 की पावर कितना दिया गया है n, सेम एज इट इज होगा, उसको भी आप एक बार जरूर देख लें। पेपर में 6 की पावर n भी आ सकता है या फिर 4 की पावर n भी आ सकता है या फिर और भी कोई सम इसके अंदर हो सकता है। तो इसको आप समझ गए होंगे, बिल्कुल ध्यान से आप इसको कर लें। देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 सम नंबर 6, इसके अंदर क्या कहा गया है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +1। तो ये जो दो संख्याएं आपको दी गई हैं फैक्टर के अंदर, तो आपको ये कंपोजिट नंबर शो करने हैं। क्या शो करने हैं कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले आप कंपोजिट नंबर को समझेंगे, यानी कि आप इसे बोलेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, उसके अंदर क्या था, कोई भी संख्या या डेफिनेशन दे हम भाज्य संख्या की क्या बोलेंगे, वह संख्या जिसको हम 1 से 7 से तथा अन्य संख्या से भाग कर सकें। तो जैसे बात करें हम इसकी 4 की, 4 को 1 से हम भाग कर सकते हैं, 7 यानी कि 4 से भी भाग कर सकते हैं, और एक जो अन्य संख्या इसके अंदर वो क्या है 2 है, 2 से भी भाग कर सकते हैं 4 को। तो इस प्रकार से वह संख्या जो संख्या 1 से खुद से यानी कि स्वयं से और अन्य संख्या से भी भाग हो जाए उन्हें हम भाज्य संख्या कहेंगे। या फिर एक और इसकी डेफिनेशन आप दे सकते हैं, बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, वह संख्या
जिसको हम, वह संख्या जिसको हम खुद को छोड़कर अन्य संख्याओं के गुणनखंड में लिख सके, वह संख्या जिसको हम खुद को छोड़कर अन्य संख्याओं के गुणनखंड में लिख सके। जैसे बात करें हम 4 की बात करें, 2 × 2 यानी कि 2 × 2, 4 को हमने छोड़ दिया है, 2 और 2 को हमने लिख दिया, अन्य संख्याएं हैं जो उनके अंदर हमने लिख दिया, तो इसलिए हम 4 को क्या संख्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। हम 6 को भी बोल सकते हैं 2 × 3, ठीक है, जो 6 है वो एक भाज्य संख्या है, क्योंकि हमने इसको खुद को छोड़कर अन्य संख्याओं के गुणनखंड में हमने लिख दिया। या फिर बोले 6 है वो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, तो इसलिए 6। या फिर 10 2 × 5 आप इसके अंदर लिख सकते हो। बहुत सारी संख्याएं हैं जो हम देख सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर हमें क्या करना है, ये जो संख्या है और ये जो संख्या है, आपको ये भाज्य संख्या दिखानी है, यानी कि कंपोजिट नंबर प्रूव करने हैं। तो देखिए स्टार्ट करें। जो आपको सबसे पहले दिया गया है 7 × 11 × 13 और प्लस 13, 7 × 11 × 13 और प्लस 13। देखिए इसके अंदर ये मल्टीप्लाई की एक संख्या है और ये प्लस के अंदर ये एक अलग संख्या। अगर आप देखें इसके अंदर और इसके अंदर जो 13 है वो कॉमन है, इसके अंदर 13 है, इसके अंदर भी 13 है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से 13 को कॉमन ले सकते हैं। या फिर आप कैसे कर सकते हैं, 7 की मल्टीप्लाई 11 के साथ कीजिए, फिर 11 की मल्टीप्लाई जो मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई, उन मल्टीप्लाई के साथ आप किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 13 की, और 13 तक मल्टीप्लाई करके आप ये 13 उसके अंदर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड मास यूज करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कहीं कि आप 13 में 13 प्लस कर दें और फिर इनके साथ हमें मल्टीप्लाई करें, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने बोर्ड मास पढ़ा है तो हमें पहले प्लस सोल्व नहीं करना होता, पहले हमें मल्टीप्लाई सोल्व करनी थी। बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, बोर्ड मास पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद में ऐड, तो पहले आपको ये मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 13 को आपको क्या करना है, प्लस। आप ऐसे भी कर सकते हैं और इससे भी सन आप ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से 13 आप कॉमन निकाल सकते हैं। अगर इसमें से 13 अगर आप कॉमन ले तो हमारे पास बचेगा 7 × 11, यहाँ पर बीच में क्या है, प्लस। अगर 13 में से 13 ही कॉमन ले तो हमारे पास कितना बचेगा, 1। क्यों बचेगा, हम 13 को ऐसे लिख सकते हैं 13 × 1, और 13 जो मल्टीप्लाई 1 है तो 13 ही होगा, 13 आपके पास कॉमन है तो बचेगा आपके पास कितना, 4। तो अब आप इसे लिख सकते हैं 13 ऐसा कैसा, और जो 7 की मल्टीप्लाई 11 के साथ करेंगे तो कितना होगा, 77, और प्लस में कितना होगा, 1। आगे फिर इसे लिख सकते हैं आप, ये 13 एज इट इज, ब्रैकेट आप इसकी हटा सकते हैं, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुना, और 77 + 1 कितना हो गया, 78, ठीक है। 13 है एक प्राइम नंबर है, आगे फर्दर इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, गुणनखंड नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, 78 को फिर फैक्टर कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये 2 से डिवाइड होने वाला है, ठीक है। तो अगर हम 78 को फैक्टर के अंदर लिखें, पहले 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके पीछे कितना है, 8 है, तो जो सबसे पहले 3 तक, 2 3 जा 6, यहाँ पर 1 8 9, ठीक है। जो 39 है 3 से डिवाइड कर सकेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। उसके बाद अगर करें तो देखिए 13 है, 13 से ही होगा क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो अब हम लिख सकते हैं 13 × 78 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 30। तो देखिए ये जो संख्या है इसको हम अलग अलग रूप से फैक्टर के अंदर देख रहे हैं, और जो फैक्टर बने हैं तो इस संख्या की यानी कि इन फैक्टर की आप जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ पर कोई ना कोई संख्या होने वाली है, और उस संख्या के हमने क्या कर दिए हैं, ये फैक्टर कर दिए हैं, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, और ये भी क्या है, फैक्टर। तो हम देख सकते हैं जो भी वो संख्या होगी उसको हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर के अंदर देख रहे हैं, फैक्टर यानी कि गुणनखंड। तो उस संख्या के हमारे पास कितने गुणनखंड है, 4 गुणनखंड है, तो वह जो संख्या होगी वह कौन सी संख्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। क्यों, अभी हमने बताया था भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके फैक्टर हम खुद को छोड़कर
अन्य संख्याओं के साथ कर सके। देखो इन जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी यहाँ पर कोई संख्या होगी उसके हमारे पास कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं, और उसके अंदर हमने 1 और itself यानी कि वो एक और तो इसके अंदर लिखा भी नहीं है, तो उस संख्या के हमारे पास अलग से हमने इसके क्या कर दिए, फैक्टर कर दिए हैं। तो इसलिए यह जो संख्या होगी वह कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अगर बात करें 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 + 5 की, इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर आपके पास कितना कॉमन है, 5 इसके अंदर है, प्लस में ये 5 इसके अंदर है। अगर आप देखें इन दोनों में से अगर आप 5 को कॉमन निकालें, यहाँ से 5 अगर कॉमन निकालेंगे आपके पास 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में यहाँ पे क्या है, प्लस 5 था, आपने वही कॉमन लिया तो आपके पास कितना बचेगा यहाँ पर 1। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं ये 5 एज इट इज, इन सभी नंबर की आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और उसके अंदर एक को क्या करेंगे, प्लस। तो देखिए 7 6 के साथ मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 42 यानी कि 42, और देखो ये हमारे पास हुआ है 42। आप पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो अगर हम 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे कितना होगा, 12, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 12, और 12 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24, और 24 की मल्टीप्लाई के साथ करेंगे 24 ही होगा। जहाँ तक है 42 यानी कि 42, और यहाँ तक कितना है 24, इन दोनों की आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि आपको क्या करना है 42, क्या करना है 42 और 24 की मल्टीप्लाई आपने करी, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 मल्टीप्लाई, 4 दूनी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है 8 0 और ये 10, तो ये हमारे पास कितना है 1008 और प्लस में कितना आपके पास 1। तो ठीक है, अब देखिए इसे हम आगे लिख सकते हैं, हम अगर लिखें इसे 5, ये ब्रैकेट आप इसकी सोल्व कर देंगे, हटा देंगे, 1008 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो 1009 होगा। देखिए अगर आपके पास 1009 के फैक्टर बन रहे हैं तो अच्छा है, अगर नहीं भी करेंगे तो भी हमारे पास चलेगा। तो देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी यहाँ पर वो संख्या होगी, उस संख्या के हमारे पास 5 और 1009 फैक्टर है, और उसके अंदर वो एक और खुद तो होगा, एक और खुद तो है ही, और उसको अन्य 2 संख्याओं के फैक्टर के अंदर भी आप लिख रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं यह जो संख्या होगी वह भी कौन सी संख्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी। आप लिख सकते हैं जो ये संख्या है वो क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं यह क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। भाज्य क्यों है, क्योंकि अभी बताया था हमने वह संख्या जिसको हम खुद को छोड़कर अन्य 2 संख्याओं के गुणनखंड में लिखते। इन दोनों की मल्टीप्लाई के बाद जो भी संख्या होगी उस संख्या को आप खुद और एक को छोड़कर अन्य 2 संख्याओं के गुना में देख रहे हैं, तो इसलिए यह जो संख्या होगी वह कौन सी संख्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स 7th सम के अंदर क्या कहा गया है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same। यानी कि इसके अंदर आपको क्या दिया गया है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जो किसके अराउंड है, एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड है। जैसे आपने मान लिया ये एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है, और ये जो स्पोर्ट्स फील्ड है इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ का मतलब आप बोल सकते हैं इसे वृत्ताकार, वृत्ताकार पाथ मतलब आप रास्ता बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास क्या है, फील्ड है, यानी कि ये एक खेत है, और इस खेत के चारों तरफ वृत्ताकार, ठीक है, वृत्त मतलब एक वृत्त के आकार का, ठीक है, रास्ता है। इसके चारों तरफ सोनिया और जो रवि है वो चक्कर लगा रहे हैं। जो सोनिया है वो जहां से स्टार्ट करती है वापिस वहां पर एक चक्कर लगाती है, तो वो कितना समय लेती है, 18 मिनट। उसी प्रकार जो रवि है वो क्या करता है, वो 12 मिनट लेता है। जैसे हम माने
रवि और सोनिया यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो दोनों सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन के अंदर सेम टाइम पर चलेंगे। जैसे वो यहाँ से इस प्रकार दौड़ना स्टार्ट करें, तो जो एक जो चक्कर कंप्लीट होगा यहाँ पर वापस आने के लिए, यहाँ से ऐसे ऐसे दौड़ गए, वापस यहाँ पर आएंगे। जो सोनिया है वो 18 मिनट ले रही है और जो रवि है वो कितने मिनट ले रहा है, वो 12 मिनट ले रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि जो रवि और सोनिया है वो क्या है, वो बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यानी कि दोनों एक ही स्थान से चलने हैं और एक ही समय पर चलने हैं और एक ही दिशा में चलने हैं। यानी कि दोनों का जो कॉमन चीज है वो क्या है भाई, वो एक ही जगह से स्टार्ट करना है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट उनका फिक्स है, दोनों का एक है, और दोनों का जो टाइम है चलने का वो भी एक है, और जो डायरेक्शन है यानी कि जो दिशा है वो भी दोनों की क्या है, सेम है। तो आपको क्या करना है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट, तो यानी कि कितने समय बाद, विल दे मीट अगेन, तो वो कितने समय बाद मिलेंगे एक दूसरे के साथ एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से उन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया। तो ये एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ का ये हमारे पास फिक्स पॉइंट, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट से यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से सोनिया और रवि दोनों यहाँ से इस सर्कुलर पाथ के चक्कर लगाने वाले हैं। जो सोनिया है वो कितना समय ले रही है, वो ले रही है 18 मिनट, ठीक है। सोनिया कितने मिनट ले रही है, 18, और जो रवि है वो कितने मिनट ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है। तो आप लिख सकते हैं जो टाइम टेकन बाय सोनिया, ठीक है, टू कंप्लीट वन राउंड, यानी कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, या सोनिया द्वारा एक चक्कर को लगाने में लिया गया समय कितना है, 18 मिनट। सेम इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय रवि, टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट वन राउंड, कितने मिनट लिए उन्होंने, 12 मिनट। यानी कि आप कह सकते हैं जो रवि है वो सोनिया से क्या है, तेज दौड़ रहा है। अगर बात करें, देखिए यहां से रवि भी स्टार्ट कर रहा है, यहां से सोनिया भी स्टार्ट कर रही है। जब सोनिया एक चक्कर लगाएगी 18 मिनट में लगाएगी, और जो रवि एक चक्कर लगाएगा वो 12 मिनट में। तो आप देख सकते हैं जब सोनिया एक चक्कर लगाएगी तो रवि क्या है, वो इससे पहले वो चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा, यानी कि जो स्पीड है वो रवि की ज्यादा है और जो सोनिया की है वो क्या है, कम है। अगर इसके अंदर हम देखें, ये दोबारा यहाँ पर पहले चक्कर के अंदर भी मिल सकते हैं भाई, यानी कि मान लिया इन्होंने क्या किया, पहला चक्कर लगाया, दूसरा लगाया, तीसरे चक्कर या चौथे चक्कर के अंदर ही मिल जाए, या फिर इसी प्रकार से लगाते रहेंगे, या फिर वो दोबारा भी मिलेंगे कभी दोबारा भी, जब जो रवि के चक्कर है वो ज्यादा हो चुके होंगे और सोनिया के चक्कर क्या हो चुके होंगे, कम। तो हमें क्या बताना है, वो कम से कम समय, यानी कि वो कम से कम समय बताना है जब ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, मीट करेंगे। यानी कि जो पहला ही जो मीटिंग पॉइंट होगा आपको वो बताना है, यानी कि आपको कम से कम वाले कि पहले से पहले, ये दोबारा भी मिलेंगे लेकिन आपको बताना कौन सा है समय, जो कम से कम समय है, जो पहली बार वो मिलेंगे। यानी कि आपको क्या बताना है, इसका वो मिनिमम टाइम बताना है जब ये एक दूसरे के साथ क्या करने वाले हैं, मिलने वाले हैं। अगर हम मिनिमम की बात करें तो हम मिनिमम को बोल सकते हैं, लोएस्ट भी बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं लोएस्ट, मिनिमम कम, यानी कि लोएस्ट कम से कम। तो लोएस्ट का मतलब यहाँ से हम क्या समझने वाले हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसीलिए हमें अगर सोनिया और जो रवि का जो समय बताना है जब वो मिलने वाले हैं, तो हम वो क्या कर सकते हैं, जो इनके अंदर इनका टाइम दिया गया था उन दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो हमें अब क्या करना है, जब सोनिया और रवि जो मिलने वाले हैं, जो उनका टाइम था वो 18 और मतलब सोनिया ने लिए थे मिनट, और जो 12 मिनट लिए थे किसने, रवि ने लिए थे, उन दोनों का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। हम लिख सकते हैं, लिखेंगे टाइम व्हेन
Ravi and Sonia meets is equal to when Sonia and Ravi meet, मिलेंगे जब वो, will be the LCM of 18 and 12। ठीक है, 18 और 12 के क्या होगा, वो LCM होगा। तो हमने पहले भी क्या है, LCM हमने निकाला है, तो हम 18 को क्या करेंगे, फैक्टराइज। उसी प्रकार से हम इसको फैक्टराइज करेंगे 12 को। अगर हम 18 को फैक्टराइज करें तो हमें क्या करना है भाई, 18 को फैक्टराइज करने के लिए हम इसे यहाँ पर निकाल रहे हैं, या आप ध्यान से लिख लेंगे, चेक कर सकते हैं आप इसे। तो देखिए 18 और 12 को आप क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं। 18 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, 9 होगा। 18 को 2 से भाग देंगे, कितना होगा, 9। और 9 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 को फिर 3 से करेंगे तो कितना होगा, 1। तो हम 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3। उसी प्रकार अगर हम 12 को लिखना चाहें तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो हम लिख सकते हैं जो कितना है 12 है इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कितना है 3। ठीक है, तो देखिए एलसीएम कैसे निकालना होता है, जो पहले दोनों के अंदर कॉमन है पहले आप वो लिखेंगे। कॉमन देखिए इसके अंदर ये 2 है, हमने इसके अंदर लिख दिया, ये 3 है, ये कॉमन हमने लिख दिया। और हमें बताया था पिछले सम के अंदर जो भी कॉमन है वो आप एक बार लिख लें, उसके बाद जो भी फैक्टर, जो भी गुणनखंड बचते हैं उनको इनके साथ है मल्टीप्लाई में लिख देना है। ये 2 ये 3 कॉमन था, हमने एक बार लिख दिया। जो बचे हुए हैं, बचे कौन से हैं, एक 3 है और एक कितना है 2 है, इनको भी हमने लिख लेना। अब इन सभी की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6 और 6 दिए 18 और 18 दूनी 36। तो यानी कि हमारे पास कितना आंसर है, हमारे पास 36 यानी कि 36। तो आप कह सकते हैं जब सोनिया और रवि जो मिलेंगे वो कितने समय बाद मिलेंगे, वो मिलेंगे कितने समय बाद, 36 मिनट बाद। ठीक है, चक्कर हमें पता नहीं कितने चक्कर हो चुके होंगे इनके, यानी कि राउंड नहीं पता हमें कितना, हमें सिर्फ क्या बताना है, समय बताना है। जो समय होगा वो कितना होगा, 36 मिनट बाद एक दूसरे को ये मिलेंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट सम था। जो हमारी एक्सरसाइज है 1.2 वो यही खत्म होती है। बिल्कुल ही आसान एक्सरसाइज थी, सिर्फ क्या था इसके अंदर हमें गुणनखंड करना था, अभाज्य गुणनखंड करना था, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन इसके अंदर हमें करना था। तो अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करने वाले हैं। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।